इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में डिस्कस किया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसी के जो हैं उसको पढ़े हैं। इन टुडेज क्लास अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स, इनको भी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। सेल्स कहना गलत नहीं है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि ब्लड जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एक रीजन है फाइबर्स एब्सेंट हैं, क्योंकि फाइबर्स हर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। दूसरा रीजन मैंने आपको बोला था वेट करने के लिए, है ना। तो दूसरा रीजन ये है कि सेल्स जो हैं इसके वो डिवाइड नहीं करते। सेल्स डिवाइड नहीं करते। अब एक और रीजन है, थर्ड रीजन, ये तो बहुत ही बाद में बताऊंगी मैं आपको। दूसरा रीजन क्या है कि इसके सेल्स डिवाइड नहीं करते। और इसके सेल्स कहाँ पर बनते हैं? इसके सेल्स बन के आते हैं बोन मैरो से। तो बोन मैरो क्या होता है? जो लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी होती हैं, उन लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। बोन पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगी। हालांकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक जो है वो इस सेशन के लिए और मे बी शायद अगले सेशन के लिए भी डिलीट हो गया है पोर्शन आपका, क्योंकि नीट में है कि नहीं है वी डोंट नो, एंड देयर इज नो लॉस इन स्टडीइंग, क्योंकि भविष्य में कभी मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया कुछ गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा के लिए, तब आपको हेल्प ही मिलने वाली है, नुकसान नहीं है कुछ पढ़ने से। 11th का सिलेबस बहुत ही प्यारा है आपका। 11th-12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, इट्स लाइक सब चीज मालूम चल रहा है आपको बायोलॉजी में, जितना चीजें आपको जानना जरूरी है। गेटिंग बैक हियर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। ठीक है, कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होता है ऑफ वाइट ब्लड सेल, ऑफ रेड ब्लड सेल, सबका सिंथेसिस यहीं पर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम है, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को। ये देखने में कैसे हैं? कलरलेस हैं। एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है इसमें, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। मैंने आपको ये भी बताया कि दे आर न्यूक्लिएटेड। इनका लाइफ स्पैन अगर हम लोग आरबीसी का से कंपेयर करें, आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन कुछ डिफाइन नहीं है। मतलब कि आज बने कल मर गए भी हो सकता है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। ये सिपाही है आपकी बॉडी के, तो इनकी जिंदगी का कुछ लिमिट नहीं है। कब तक है नहीं है भगवान भरोसे है, बोल सकते हो आप। तो लाइफ स्पैन का लिमिट जैसे दिया जाता है लिटरेचर में, बुक्स में 3 to 4 डेज लिखा होगा, कुछ बुक में आपको 3 to 10 डेज भी मिलेगा, 3 to 10 डेज में मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं है। और कुछ बुक में आपको ईयर भी मिलेगा, 3 days to 10 year और मल्टीपल ईयर। ये क्यों मिलता है ईयर वाला, ये मैं आपको बताऊंगी, है ना। इतने साल रहते नहीं है वो, लेकिन अपना कुछ टुकड़ा बना के छोड़ के जाते हैं। 3 to 10 डेज मिल सकता है, या 3 to 4 डेज मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस यू विल फाइंड। इनकी संख्या बहुत कम होती है, दे आर वेरी मच लेस इन नंबर, है ना। यहाँ पर मैं बगल में आपको कंपैरिजन भी बताती जा रही हूँ। आरबीसी मैंने आपको बताए थे नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए रेड कलर के होते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना है और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और क्या डिफरेंस है? लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है आरबीसी का। संख्या में ये बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर अबाउट 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। दिस इज द काउंट ऑफ आरबीसी। वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है अबाउट 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इस काउंट को कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। कभी अगर किसी ने ब्लड टेस्ट कराया है, या फैमिली में किसी के ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आपने देखा है, तो उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा रहता है डीएलसी या डीएल काउंट, या फिर कई बार टीएलसी भी लिखा रहता है, दैट मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसका मतलब होता है टीएलसी।
क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के काउंट से बहुत सारी चीजें डायग्नोस की जा सकती हैं कि व्हाइट ब्लड सेल क्यों बढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इसीलिए ये बढ़े हुए हैं। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक क्वेश्चन आपके बहुत पहले प्रीवियस ईयर में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो कितना होता है काउंट का, कितने आरबीसी पर कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो अबाउट 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होता है, दिस इज द वैल्यू। क्योंकि ये 6000 से 8000 लिखने का है, ये 10,000 मान के चलो, 10,000 के आसपास है। तो दिस इज द आंसर विच इज गिवन, और यही आपको याद रखना है। ये मैथमेटिक्स कैसे आई इज नॉट द क्वेश्चन, आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो ये है, एनसीईआरटी ये बोलता है। ठीक है, 6000 से वो 10,000 भी हो सकता है या 1 लाख भी हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल का काउंट, इसीलिए 600:1 का रेशो होता है। क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इसे हम लोग कहते हैं ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम लाइफ होती है इनकी। अगर काउंट बढ़ गया, टीएलसी से ज्यादा है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, लेकिन ये कैंसर ब्लड में या डब्ल्यूबीसी में नहीं हुआ है। क्यों डब्ल्यूबीसी में नहीं हुआ है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी डिवाइड ही नहीं करते। आपको कैंसर का मतलब समझना है। कैंसर का मतलब क्या होता है? एब नॉर्मल सेल डिविजन, या फिर बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसी डिवाइड करते ही नहीं है तो ये संख्या में बढ़ नहीं सकते। तो ल्यूकेमिया मतलब है कैंसर ऑफ बोन मैरो, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। ये जो इंक्रीज होता है ये अबनॉर्मल इंक्रीज होता है, तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया is the condition of low WBC count या low TLC. Leukocytosis is increase in TLC और DLC, जिसको लिख सकते हो आप डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये किस वजह से हुआ है? कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से हुआ है, सो ड्यूरिंग इन्फेक्शन। कोई भी चीज के इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी क्यों बढ़ जाता है ये हम तब बताएंगे आपको जब डब्ल्यूबीसी का आपको फंक्शन मालूम चलेगा। ओरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसी कहाँ से है? बोन मैरो से है। ठीक है, सो बोन मैरो से क्या बन रहा है? व्हाइट ब्लड सेल बन रहा है। लेकिन कितने प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, कितने प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं? तो इन्हें ब्रॉडली दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब सेल में ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, और दूसरे प्रकार के होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब कि सेल्स नॉन ग्रैन्युलेटेड है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब सेल्स आर ग्रैन्युलेटेड, दानेदार होते हैं सेल्स। इनकी खास बात यह है कि ग्रैन्युलोसाइट्स का न्यूक्लियस बहुत सारे लोब वाला होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि इस न्यूक्लियस को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो अपनी मॉर्फोलॉजी बदलता है। कहां पर प्रोड्यूस हुए हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो सेल्स कैसे होते हैं इसके? नॉन ग्रैन्युलेटेड, नॉट ग्रैन्युलेटेड। ग्रैन्युलेटेड और नॉन ग्रैन्युलेटेड का मतलब होता है दानेदार है, अंदर उसमें कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं दाने हैं उसमें अंदर या नहीं है। सो सेल्स आर नॉट ग्रैन्युलेटेड, ए ग्रैन्युलोसाइट। इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर मोनोन्यूक्लियर। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। पहले मैं आपको ए ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बता रही हूँ। दो प्रकार के ए ग्रैन्युलोसाइट मिलते हैं, lymphocytes and monocytes।
लीमो, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, दो प्रकार के मिलते हैं आपको ए ग्रैन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट का जब आप बात करेंगे, नाम मिक्सअप मत करना, ल्यूकोसाइट अलग होता है और लिम्फोसाइट अलग होता है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 to 8% मोनोसाइट बनाते हैं, लिम्फोसाइट बनाते हैं अबाउट 20 to 25%। मोनोसाइट का काम होता है कि ये फैगोसिटिक सेल होते हैं, साइज में बड़े हैं, ये फैगोसिटिक सेल हैं, साइज में बड़े हैं, इन्हें पुलिसमैन भी कहा जाता है क्योंकि ये फैगोसिटिक। अच्छा, फैगोसिटिक मतलब क्या? दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब क्या? जब भी मोनोसाइट है, ये रहा मोनोसाइट, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसका न्यूक्लियस जब आप देखोगे तो किडनी शेप दिखाई देगा, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, नॉन ग्रैन्युलर। किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियस जो सेल का बहुत ज्यादा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है। इसके बाहर कोई खाने की चीज होगी, खाने की चीज मतलब बॉडी में कोई भी अनवांटेड चीज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा वट एवर इट कैन बी। अगर ऐसी कोई चीज अंदर आ गई है तो ये तुरंत उसको खा जाएंगे, पूछेंगे नहीं कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पूछते नहीं है। साइज में ये डब्ल्यूबीसी में जब हम इनको कंपेयर करेंगे, सो दे आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल, दे आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल। साइज में ये सबसे बड़े होते हैं, बाकी डब्ल्यूबीसी जब इनको कंपेयर करें, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, लेस देन 24 आवर। ये बनते हैं, कोई भी दिखेगा चुपचाप से जाके उसको खा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। तो लेस देन 24 आवर इज द लाइफ स्पैन। इनको स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अब बनने के बाद, बन तो गए, इनकी पढ़ाई कहाँ पर हो रही है? बोन मैरो में ही हो रही है, तो इन्हें कहा जाएगा बी लिम्फोसाइट। लेकिन अगर इनकी पढ़ाई थाइमस में हो रही है तो उन्हें कहा जाएगा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मतलब, टी लिम्फोसाइट कहां पर मेच्योर होते हैं? दे मेच्योर इन थाइमस। एंड बी लिम्फोसाइट कहां पर मेच्योर होते हैं? बोन मैरो में। दे मेच्योर इन बोन मैरो। दोनों का काम अलग होता है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मेच्योर होते हैं, और जब भी कोई आएगा जिसको मारने वाले हैं ये, इनका काम होता है एंटीबॉडी सिक्रीट करना। दे सिक्रीट एंटीबॉडी। डिटेल में हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। और ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय द एंटीजन। कोई भी एंटीजन होगा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इसकी डिटेल्स और भी हैं, बट यहाँ पर जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो ये है, क्योंकि इनका एक और काम होता है, ये लोग मेमोरी सेल भी बना के रखते हैं। दे प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर लेटर इंटरैक्शन। मान लो यही एंटीजन बाद में आया तो मेमोरी सेल काम आएगा कि पिछले बार इससे लड़ाई कैसे करी थी हमने। तो इसीलिए इसका लाइफ स्पैन ईयर्स में दिया जाता है। तो लाइफ स्पैन इज मंथ टू ईयर्स। अब समझ में आया आपको
कि ईयर्स में लाइफ स्पैन क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेमोरी सेल जो है वो बड़े सालों तक रह सकते हैं, बहुत सालों तक रह सकते हैं बिना भागे बिना कहीं गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये लोगों का लाइफ स्पैन जो है वो मंथ से लेके ईयर तक का हो सकता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का साइज जो है वो बिल्कुल सेम होता है, बड़ा सा इनमें न्यूक्लियस होता है, और मोनोसाइट से ये काफी छोटे हैं, तो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब आप कंबाइन करके लिम्फोसाइट का फंक्शन बोल सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है, लिम्फोसाइट की है, मोनोसाइट की भी है कुछ मात्रा में, वो फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट की, तीन प्रकार के होते हैं ये, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं। क्यों ये नाम दिए गए हैं इनके, पहले स्ट्रक्चर बना दें, दिस इज बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं यहाँ पर, इनका नेचर है बेसिक नेचर के हैं या फिर अल्कलाइन नेचर के हैं बोल सकते हो आप, ठीक है, दे आर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बेसोफिल। मात्रा में सबसे कम होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं ये संख्या में, so they are the least abundant immune cells और least abundant WBC, इतने कम होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 10 से 12 घंटे का माना गया है। इनका काम क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन आएगा तो ये लोग सिक्रीट करेंगे केमिकल, उन केमिकल का नाम है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। क्या करते हैं ये, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। और जब ये चीजें, ये केमिकल रिलीज होते हैं, जब भी बॉडी में ये केमिकल रिलीज होते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो अगर आपसे सवाल आया इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, बेसोफिल जिम्मेदार है, ठीक है। 0.5 से 1%, या ये कहने का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने ब्लड निकाला, ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड निकाला, और आप उसको इस तरीके से स्लाइड में माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे हो, और इसमें 100 सेल्स हैं, कितने सेल हैं, 100 सेल्स हैं। तो उस 100 सेल में एक आपको मिलेगा बेसोफिल, ठीक है, एक मिलेगा आपको बेसोफिल। मोनोसाइट कितने मिलेंगे, 6 to 8 है, चलो हम लोग 7 लिख लेते हैं, 7 मिलेंगे मोनोसाइट। 20 to 25, मान लो 20 लिख देते हैं, लिम्फोसाइट मिलेंगे, है ना, रेंज में से मैं एक लिमिट पकड़ रही हूँ, समझ रहे हो, परसेंटेज बेसिस पे बताने का मतलब ये है। बेसोफिल होता है 0.5 से 1%, सबसे कम अबंडेंट आरबीसी है, 10 to 12 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हिपारिन सिक्रीट करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या है, जब भी कोई भी एंटीजन आया है बॉडी में और उसके अगेंस्ट ये केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, सामान्य भाषा में मैं आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बताती हूँ। अगर मधुमक्खी ने काटा तो क्या होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पॉसिबिलिटी है फीवर भी आ जाए। इनको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये सिर्फ मधुमक्खी के काटने पर होता है क्या, नहीं, मधुमक्खी के काटने पर बड़ा साफ साफ हमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर अंदर में ये सब हो रहा है तो हमें नहीं दिखेगा ना, हमें सिर्फ मान लो छींक आ रही है या हम अनइजीनेस फील कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कहीं पर भी ये लाइन मिले, जो कि बहुत बार मिलेगी, तो ये एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। आप इसको समझने के लिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के 5 सिम्टम क्या हैं, तो उसमें आप मधुमक्खी का काटना याद रखो, एकदम तुरंत याद आ जाएगा, इचिंग, रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग एंड पॉसिबली फीवर भी हो सकता है। तो अब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका सेल जो है वो सर्कुलर नहीं है प्रॉपर अपीयरेंस में, ये अमीबॉइड होता है शेप में, इट इज अमीबॉइड इन शेप।
आपको अगर क्लियरली ब्लड का सैंपल लेके सिर्फ बेसोफिल देखना है तो आप उठाइए स्टेन, कलर करो इसको मिथाइलिन ब्लू से, तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। दे आर स्टेन्ड विथ मिथाइलिन ब्लू। दिस इज ऑल अबाउट द बेसोफिल। इओसिनोफिल या एसिडोफिल, बाउंड्री इसकी भी अमीबॉइड है, प्रॉपर सर्कुलर आउटलाइन में नहीं है ये, हम लोग यहीं पर लिख देते हैं सेल्स आर ग्रैन्युलेटेड एंड दे आर अमीबॉइड। पर वहीं इनकी बात करें, ए ग्रैन्युलोसाइट, द सेल्स आर सर्कुलर इन आउटलाइन। एसिडोफिल का नाम एसिडोफिल या इओसिनोफिल क्यों रखा गया था? क्योंकि इनको स्टेन करेंगे, इओसिन डाई स्टेन हो जाते हैं ये उससे आसानी से, और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स का नेचर होता है एसिडिक ग्रैन्यूल्स, और न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनका नेचर होता है दे आर न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स। पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनका न्यूक्लियस स्वरूप बदलता है। बेसोफिल का जब आप लोग न्यूक्लियस देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि 3 लोब प्रेजेंट है इसमें। इओसिनोफिल का न्यूक्लियस देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 लोब्ड प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में मल्टी लोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है थोड़े थोड़े देर में। अमीबॉइड विथ ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, eosinophil with bilobed nucleus, and neutrophil with multilobed nucleus। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है और ये कितने होते हैं संख्या में? दे आर अबाउट 60 to 65% and eosinophil is about 2 to 3%। यानी वी कैन राइट हियर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? अबाउट 65 मिलेंगे आपको न्यूट्रोफिल, 2 to 3% आपको मिलेगा एसिडोफिल। तो 100 में अगर आप इसको 100 में काउंट करोगे, सो दिस इज द काउंट यू विल ऑब्जर्व। क्योंकि मैंने रेंज में से अपर और लोअर लिमिट रैंडमली पिक की है, इसलिए आपको हो सकता है 100 ना मिले, कोई एक सेल ज्यादा कोई एक सेल कम भी मिल सकता है। इओसिनोफिल के बारे में बात करेंगे। सो इओसिनोफिल कितने होते हैं परसेंटेज में? 2 to 3% होते हैं, और इनका काम होता है जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, ये क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं उस इन्फेक्शन को, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एसिडिक ग्रैन्यूल्स हैं, स्टेन करेंगे तो इओसिन से स्टेन करेंगे, न्यूक्लियस बाइलोब्ड है। जब भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब मान लो आपको सीजनल इन्फेक्शन हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है, उसे कहते हैं इओसिनोफिलिया। मतलब कि ब्लड टेस्ट करा लिया अगर आपने और आपको इओसिन बढ़ा हुआ मिला है, तो आप क्या बोलोगे? कि इन्फेक्शन होगा किसी पर्सन को। ठीक है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान बढ़े हुए आपको क्या मिलेंगे? इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। नेक्स्ट प्रकार का ब्लड सेल है न्यूट्रोफिल कहते हैं जिसको। न्यूट्रोफिल, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स कैसे हैं? न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स हैं और मल्टीलोब न्यूक्लियस है। इसको भी पुलिसमैन कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइज में छोटे हैं इन्हें कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन, और मोनोसाइट साइज में बड़े हैं इसीलिए उनको हम कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन। दोनों का काम सेम है, मोनोसाइट का काम और न्यूट्रोफिल का काम। न्यूट्रोफिल का काम क्या है अब मैं आपको बता दूं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट
WBC, ये फॉरेन कोई भी आएगा, सो दे डिस्ट्रॉय फॉरेन एंटीजन एंटरिंग द बॉडी। अगर इनकी संख्या में कमी आ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, उस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रोपीनिया, यानी कि लो न्यूट्रोफिल। इनका जो आप सरफेस देख रहे हो, ये वाला सरफेस, दिस इज अमीबॉइड। और क्योंकि इनके ग्रैन्यूल्स न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स हैं, इनको स्टेन करने के लिए आप कोई भी स्टेन ले सकते हो, ये स्टेन हो जाएंगे। दे स्टेन विथ एनी डाई। इनकी एक खास बात होती है, आर्नेथ काउंट। न्यूट्रोफिल का काउंट करना कहलाता है आर्नेथ काउंट। ये नाम स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल के लिए दिया गया था, ये पीछे स्टोरी है विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आर्नेथ काउंट इज द काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल। इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डायापेडेसिस। ये सारे ब्लड सेल्स में नहीं मिलती है, हालांकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डायापेडेसिस का मतलब होता है कि इट कैन स्क्वीज आउट ऑफ वेरी टाइनी नैरो ब्लड वेसल्स। ये बहुत ही नैरो ब्लड वेसल से बुलक के बोल सकते हो आप, बाहर निकल सकते हैं। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, फॉरेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। न्यूट्रोपीनिया क्या है, आर्नेथ काउंट क्या है, डायापेडेसिस क्या है। लेट अस टेक अ लुक ओवर ऑल दी WBC। कुछ इस तरीके से होता है। और देखो यहाँ पर मैंने आपको केमिकल का नाम बताया है, वो केमिकल है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। आपने ये हेपारिन टर्म इसके पहले कहाँ पर पढ़ा है, ब्लड प्लाज्मा में पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने हेपारिन के बारे में ब्लड प्लाज्मा में, याद कराते हैं। हेपारिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है। तो मैम ये एंटी इंफ्लामेटरी मतलब इंफ्लामेटरी रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है। इंफ्लामेटरी रिएक्शन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिस दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें हेपारिन का भी रोल होता है। तो जब मैं कह रही हूँ कि बेसोफिल हेपारिन सिक्रीट करता है, केमिकल को सिक्रीट करता है, वो केमिकल कहाँ पर जाएगा, वो केमिकल प्लाज्मा में जाएगा। हिस्टामिन कहाँ पर जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, और प्लाज्मा इन लोगों को लेकर के जाएगा। जैसे सपोज करो, मान लो आपके हाथ में कुछ इन्फेक्शन है ना, तो सारे ब्लड सेल्स को मालूम चलेगा, सारे WBC को मालूम चलेगा, तो सब अपना अपना काम करेंगे। मोनोसाइट क्या करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ उसको खाने के लिए आएगा। न्यूट्रोफिल भी उसको खाने के लिए आएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल भी उसको खाने के लिए आएगा। लिम्फोसाइट क्या करेंगे दोनों, एक T लिम्फोसाइट खाने के लिए आएगा और B लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा। न्यूट्रोफिल का तो मैंने आपको बता दिया। बेसोफिल तब क्या करता है, जब भी इन्फेक्शन होगा वो क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। और ये केमिकल बहुत सारा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन का मैं आपको काम बताती हूँ। सेरोटोनिन ब्लड वेसल को समेटता है, यानी कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। और हिस्टामिन वैसो डायलेटर है। अगर आपको ब्लड सेल्स को किसी एक जगह पे भेजना है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, तो ये सारे केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक छोटा सा केमिकल बहुत ज्यादा बड़ा चेंज ला सकता है बॉडी में, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हेपारिन यहाँ पर या हेपारिन का सिर्फ एक ही जगह पर काम है। हेपारिन का एक ही जगह पर काम नहीं है, अलग अलग जगह पर भी इनका काम होता है। साइज के बेसिस पे हम लोग जरा देखें कौन सा है सबसे बड़ा साइज में। एक मिनट, साइज में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो लिम्फोसाइट सबसे छोटे हैं। लिम्फोसाइट से बड़े हैं न्यूट्रोफिल, उससे बड़ा है एसिडोफिल, उससे बड़ा है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ बनाया था हम लोगों ने, एसिडोफिल, और लिम्फोसाइट और बेसोफिल अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं। तो ये साइज के बेसिस पे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए टाइप्स ऑफ WBC।